लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, इसका अर्थ हुआ युवाओं के लिए अवसर। ये जो जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिखा था या उन्होंने कहीं पर एक स्पीच दिया था, उसी के अंश हैं। तो इस सारे लेसन को मैं हिंदी में समझाता जाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये लेसन बहुत बड़ा है, करीब इसमें 4 पेजेस हैं, तो ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो मैं इसे 2 पार्ट्स में बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लेसन, अबाउट द लेसन, जो बॉक्स में दिया होता है कि ये लेसन जो है वो क्या पर्पज़ है, लेसन के बारे में क्या अर्थ है, तो ये बॉक्स में दिया हुआ है, ये समझ लेते हैं। दिस लेसन इज़ द पार्ट ऑफ पंडित नेहरूज विजनरी स्पीच मेड एट द इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल। पंडित नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक भाषण दिया था इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके कंपटीशन होता है उनके बीच में, तो उस तरह का जब आयोजन हो रहा था, फेस्टिवल हो रहा था, तो उसमें पंडित नेहरू ने एक स्पीच दिया था। उसी स्पीच का ये एक अंश है, एक भाग है। In his speech, Nehruji explains how reconciliation of thought and action brings about changes in our life and personality. इस भाषण में नेहरू जी ने समझाया था कि हाउ रिकन्सिलेशन मतलब सामंजस्य, आपका एक्शन मतलब विचार, थॉट एंड एक्शन, विचार और उस पर प्रतिक्रिया, इसका जो सामंजस्य होता है, वही सामंजस्य आपकी जीवन में और आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाता है, परिवर्तन लाता है। व्हाट द प्लेस ऑफ रीडिंग, थिंकिंग, प्राइड एंड एम्बिशन इन आवर लाइफ इज़, यही तय करता है कि रीडिंग मतलब पढ़ना, थिंकिंग मतलब विचार करना, प्राइड मतलब आपका स्वाभिमान, और एम्बिशन का मतलब है आपका लक्ष्य। ये सारी चीज़ें थॉट एंड एक्शन का कॉम्बिनेशन ही तय करता है। ही सेज आवर एक्शन शुड बी गाइडेड एंड इंस्पायर्ड बाई केयरफुल थिंकिंग। उन्होंने कहा था कि हमारे जो भी हम काम करते हैं, काम करने से पहले हमें बहुत ही बारीकी से, सावधानी के साथ विचार करना चाहिए। तो हमारे जो कार्य हैं, एक्शन हैं, वो विचार से गाइड होना चाहिए। पहले विचार, बाद में एक्शन। ही कॉल्स द यूथ टू अवेल देमसेल्व्स ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क फॉर देयर मदरलैंड and materialize their long cherished vision। उन्होंने युवाओं को आह्वान किया था कि काम करने के जो भी अवसर हैं उसको वो प्राप्त करें, ले लें, और ताकि वो अपनी मदरलैंड, अपनी मातृभूमि की सेवा कर पाएँ और उनका जो लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर सकें। तो ये इस तरह का लेसन का सार है, अर्थ है। लेसन स्टार्ट करने से पहले इस लेसन में जो टफ वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके हम मीनिंग भी समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है रिकन्सिलिएशन, an end to a disagreement and the start of a good relationship again। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, मैं इनका सीधे से आपको हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। रिकन्सिलिएशन का अर्थ है सुलह या सामंजस्य। नेक्स्ट है एबॉर्शन, इसका अर्थ है विफलता।
आपने कुछ तय किया है, कुछ काम लक्ष्य तय किया है, उसमें विफल होना। फॉली का अर्थ है मूर्खता। इम्पल्स का अर्थ है आवेग। इरिप्रेसिबल सदा एक जैसा। इंस्टिंक्टिव स्वाभाविक नेचुरल। मिसरेबल दुखी। एक्यूट का अर्थ है तीव्र। इंडल्ज का अर्थ है लिप्त, मतलब किसी भी काम में शामिल होना, रहना। रिफ्यूज मतलब शरण, रेफ्यूजी बोलते हैं, शरणार्थी। रिफ्यूज मतलब शरण। नेक्स्ट है एडमायरेबल प्रशंसनीय। आप्ट APT आप्ट मतलब उपयुक्त। MOTE मोट का अर्थ है धूल के कण। रैम्बल का अर्थ है असंबद्ध लिखना, मतलब कुछ भी उटपटांग लिखना, जो टॉपिक है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। कंसीवेबल बोधगम्य। स्लोपी मतलब मैला, गंदा। स्टेचर डिल्डोल। फ्लीट FLEET फ्लीट मतलब बेड़ा। बेड़ा का अर्थ है जहाज का बेड़ा। परसिवेरेंस दृढ़ता। तो ये टफ वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके आप स्पेलिंग्स भी याद करें और इनके ये जो मीनिंग्स हैं इनको भी आप याद करें ताकि लेसन समझने में आपको आसानी रहेगी। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी टेक्स्ट बुक लेकर ज़रूर बैठा करें ताकि जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं समझाता हूँ, वो आप भी देखते जाएं तो समझने में आसानी रहती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, यू नो दैट आई वंस रॉट ए बुक कॉल्ड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। मतलब पंडित नेहरू हमसे बातचीत कर रहे हैं, इस तरीके से ये लेसन लिखा गया है। आई वॉज एंगेज्ड इन दैट क्वेस्ट लॉन्ग बिफोर आई रोट दैट बुक। इट वॉज नॉट मियर क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, दैट लेड मी टू दैट क्वेस्ट। I was engaged in many activities and I wanted a proper reconciliation between my activity and my thought. Thought without action is abortion. Action without thought is folly. इसका अर्थ हुआ, पंडित नेहरू बोलते हैं छात्रों से जहाँ वो भाषण दे रहे हैं यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल में। तुम्हें मालूम होगा कि मैंने एक पुस्तक लिखी थी, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो पुस्तक लिखने से काफ़ी पहले से मैं इस खोज में लगा था। मतलब जब वो पुस्तक लिखना थी, लिखने से पहले उन्होंने काफ़ी उस रिसर्च किया था। और इस खोज का कारण केवल जिज्ञासा नहीं थी, मैं कई प्रकार के क्रियाकलापों में व्यस्त था और मैं अपने क्रियाकलापों एवं विचारों में एक उचित सामंजस्य चाहता था, क्योंकि बिना क्रिया के विचार निष्फल होता है और विचार के बिना क्रिया मूर्खता। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ऑफ कोर्स वी समटाइम्स एक्ट ऑन सम इम्पल्स और irrepressible urge. If suddenly you throw a brick at me and my hand goes up to protect myself, it is an automatic, instinctive action and not a result of deliberate thought. Our living is conditioned. LIVING, इसको living यहाँ पर उच्चारण नहीं करेंगे, इसको living बोलेंगे। Our living is conditioned by a series of automatic actions from morning till night. Anything we do outside that common range of actions, however, has to be preceded by some measure of thinking. The more action and thought are allied and integrated, the more effective they become and the happier you grow. There will then be no inner conflict between wish to do something and inability to act, or between thinking one way and acting in another.
The happiest man is he whose thinking and action are coordinated. इस पैराग्राफ का अर्थ है, यह सच है कि हम कभी कभी क्षणिक आवेग में या किसी तीव्र ना दबाए जा सकने वाली इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। कभी कभी मतलब हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि हम तुरंत ही एक्शन कर लेते हैं, मतलब काम कर देते हैं, और वो हानिकारक होता है। यदि अचानक तुम मेरी तरफ कोई पत्थर फेंको तो मेरा हाथ स्वतः ही स्वयं को बचाने के लिए उठेगा। जैसे कि अगर कोई, मान लीजिए, आपके ऊपर कोई पत्थर फेंक रहा है तो एक स्वाभाविक एक्शन होता है कि हमारा हाथ उसको बचाने के लिए अपने आप उठ जाता है। जैसे कि अगर कोई पानी के छींटे आपकी आंखों पर मारेगा तो पलक अपने आप झपक जाती है। तो ये एक स्वाभाविक क्रिया है। यह एक स्वाभाविक सहज ज्ञान प्रेरित क्रिया है, किसी सोचे समझे विचार का परिणाम नहीं। मतलब इसके पीछे कोई बहुत रिसर्च नहीं होता है, यह तुरंत होता है। सुबह से रात तक प्रतिदिन हम कितनी ही ऐसी स्वाभाविक क्रियाएं करते हैं। इन साधारण स्वाभाविक क्रियाओं से इतर अलग यदि हम कुछ भी करते हैं तो उससे पूर्व उसमें कुछ मात्रा में सोच विचार अवश्य होता है। जितना अधिक कार्य एवं विचार संबद्ध व एकीकृत होंगे, मतलब जितने ज़्यादा विचार और कार्य, आप जो भी काम करते हैं, विचार करते हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपका काम ज़्यादा असरदार होगा और आप उतने ही खुश। तब किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं होगा। कार्य को करने की आपकी इच्छा में और उस कार्य को कार्य रूप में परिणित संपन्न करने की अक्षमता में या फिर सोच और क्रिया में अंतर होने पर सबसे प्रसन्न व्यक्ति वो है जिसके विचार एवं क्रियाएं समन्वित हैं। मतलब जिसका थॉट एंड एक्शन, विचार और क्रिया, विचार करके काम करना, इन दोनों में का कॉम्बिनेशन अगर किसी व्यक्ति का अच्छा है तो वो व्यक्ति सदैव हमेशा प्रसन्न रहता है और उसको हर काम में सफलता भी मिलती है। उसकी सफलता के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय उनके जो बिना विचार किए कार्य कर देते हैं। नेक्स्ट है, हैप्पीनेस आफ्टर ऑल इज़ एन इनर स्टेट ऑफ माइंड. इट इज़ लिटिल डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड एनवायरनमेंट. Happiness has very little to do, for instance, with whether you are rich or not rich. Some of the most miserable persons I have come across in my life are the rich people. It is true that poverty makes one miserable in a very acute way, but my point is that it is not wealth, but coordination of one's thought and action, which removes inner conflicts. It is in that way that integration of personality is achieved. इसका अर्थ हुआ प्रसन्नता, हैप्पीनेस आखिर हमारे मन की एक आंतरिक स्थिति है। प्रसन्नता क्या है? हमारे मन में जो विचार है, अंदर का विचार है, वही प्रसन्नता है। ये बाहर के हालात पर निर्भर नहीं है। उदाहरण के लिए, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप धनी हैं या नहीं हैं। कुछ सबसे ज़्यादा दयनीय दुखी व्यक्ति जो मेरे सामने मेरे जीवन में आए वे धनी लोग थे। मतलब कि ये नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो वो ज़्यादा सुखी है और जिसके पास पैसा नहीं है वो प्रसन्न नहीं है, ऐसा नहीं है। नेहरू जी का कहना था कि उनके सामने, उनके जीवन में ऐसे बहुत से धनी लोग आए जो बहुत ही ज़्यादा दुखी भी थे। यह सत्य है कि किसी की गरीबी किसी को बहुत ही ज़्यादा दयनीय दीन स्थिति में ला देती है, परंतु मेरा आशा है कि धन नहीं वरन विचारों एवं क्रियाओं का समन्वय हमारे अंतर विरोधों को दूर करता है। इस तरह से ही हमारे व्यक्तित्व का एकीकरण हो पाता है। लास्ट पैराग्राफ है, We were engaged, as you know, in a very great movements in India
because that movement was intimately concerned with the freedom of India. I was led to wonder what exactly India is. I knew, of course, the geography of India. I knew many other odd facts about India too. I was not prepared to accept it on faith that because I was born in India, therefore India was the greatest country in the world. That is the kind of folly in which the people of every country indulge. इस पैराग्राफ का अर्थ है, हम लोग बहुत महान आंदोलन में व्यस्त थे क्योंकि वह आंदोलन भारत की आज़ादी से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित था। इससे मैं इस सोच में पड़ गया कि भारत आखिर है क्या। मैं भारत का भूगोल तो जानता था, इसके अलावा मैं और भी बहुत से तथ्य जानता था भारत के बारे में। मैं केवल आस्था के आधार पर यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि क्योंकि मैं भारत में जन्मा हूँ इसलिए भारत दुनिया का सबसे महान देश है। इस प्रकार की गलती या मूर्खता सभी देशों के लोग करते हैं। भारत में काफ़ी सारे लोग हैं जो यह सोचते हैं कि भारत निश्चित रूप से दुनिया का महानतम देश है। जिन दिनों हम राजनीतिक रूप से पराधीन थे, गुलाम थे और अपनी राजनीतिक दशा पर गर्व नहीं कर पाते थे, उन दिनों में हम अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता पर गर्व करते थे। कुछ और ना होने पर हमने आध्यात्मिकता में आश्रय ढूंढा। मतलब कि हमारा देश उस समय गुलाम था, तो लोग देशवासी किस चीज़ पर गर्व करते थे, उसी से संतुष्ट हो जाते थे कि हमारा जो आध्यात्मिक विरासत है वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है वर्ल्ड में। लास्ट है, देयर आर क्वाइट इनफ पीपल इन इंडिया who think that India is obviously the greatest country. In the days when we were politically subject and could not take much pride in our political condition, we prided ourselves on our spiritual greatness. Having nothing else to get hold of, we took refuge in spirituality. So ये लास्ट का भी मैंने पहले ही समझा दिया। तो ये हमने फर्स्ट पेज इसका कंप्लीट कर लिया है ना। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 3 पेज कंप्लीट करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे है ना। इसलिए आप अभी जो मैंने पढ़ाया है टफ वर्ड्स, इम्पोर्टेंट वर्ड्स, उनको अच्छे से तैयार करें और वीडियो को बार बार देखें ताकि अभी तक का जो पढ़ाया है वो आपको ठीक से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का पार्ट कंप्लीट करूँगा। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाते हैं तो मैं आने वाले समय में फ्यूचर में आपको फ्री ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.